हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू यूर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किया है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप चाहते हो इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि आपके लिए सफिशियंट हो गए आपके एग्जाम के लिए, तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपये पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट्स के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना चाहता है तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना आपको गिवन नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारे बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि हमारे माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये पीडीएफ रहने वाला है इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो 10 क्वेश्चन जो लिए हैं उनमें हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया डिफाइन पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स रिलेवेंस, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, डिफाइन इट्स नेचर एंड इंपोर्टेंस, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति एवं महत्ता को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे टोटल 3 चीजें पूछी गई है। फर्स्ट हमारा राजनीतिक सिद्धांत, सेकंड हमारे उसकी प्रकृति और थर्ड हमारे उसकी महत्ता या प्रासंगिकता। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे
political theory is the branch of human social study that helps us understanding power, governance, justice and rights। यानी कि स्टूडेंट आप जरा सोचिए, अगर किसी देश में सरकार हो लेकिन ये न तय हो कि सत्ता किसके पास होनी चाहिए, कानून कैसा होना चाहिए, नागरिकों के पास अधिकार क्या हो और न्याय का मतलब क्या है, तो क्या ऐसा समाज टिक पाएगा? जी नहीं। तो यहीं से जन्म होता है हमारे राजनीतिक सिद्धांत का। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो सिर्फ हमें यही नहीं बताते कि राजनीति कैसी है, ये नहीं बताता है, ये हमें यह भी बताता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो मानव समाज में सत्ता, शासन, न्याय और अधिकारों के अध्ययनों की एक वो शाखा है जो कि हमें बताती है कि राजनीतिक संस्थाएं कैसे कार्य करते हैं और उन्हें क्यों होना चाहिए। तो एक तरीके से केवल सत्ता संरचना की कार्य प्रणाली का विश्लेषण ही नहीं करता, बल्कि जो हमारा समाज है उसमें नीति निर्माण, अधिकार और कर्तव्य के संबंध को भी बताता है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू क्लियरिफाई द फिलोसफिकल फाउंडेशन बिहाइंड पॉलिटिकल आइडियाज एंड प्रैक्टिस। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट, वो है नीतिगत विचारों और व्यवहार के पीछे के तात्विक आधार को स्पष्ट करना। तो इसीलिए हम इसे राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक विज्ञान का दार्शनिक पक्ष भी कहते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा को लेकर। तो सबसे पहले हम राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा समझ लेते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी दैट एग्जामाइन पॉलिटिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स सच एज पावर, गवर्नेंस, राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड ड्यूटीज। यानी कि स्टूडेंट, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमारी वह शाखा है जो कि सत्ता, शासन, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे जो मूलभूत हमारे राजनीतिक विचार है उन सभी का अध्ययन हमें कराती है। तो सरल शब्दों में अगर आप कहे तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की एक आत्मा है। तो आप उदाहरण से समझिएगा, मान लीजिएगा सरकार कोई कानून बनाती है, तो अब सवाल उठता है कि क्या यह कानून न्यायपूर्ण है, क्या यह सभी के लिए समान है, क्या इससे किसी के अधिकारों को हनन तो नहीं हो रहा। तो इन सवालों का जो उत्तर है वो देता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत, न कि केवल राजनीति की घटनाएं। तो इसलिए हमें यह बताता है कि किस प्रकार से समाज में शासन का स्वरूप होगा और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन कैसे स्थापित होगा। तो स्टूडेंट, यही था हमारा डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस बाय डिफरेंट स्कॉलर्स यानी कि विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं। तो स्टूडेंट, जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है वो कोई एक ही भाषा पर नहीं अटका हुआ, इसकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे थे आर्नोल्ड हॉन्टन, यानी कि जो हमारे आर्नोल्ड हॉन्टन है वे कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड आइडियोलॉजिकल आइडियल्स एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस इन सोसाइटी। यानी कि एक विद्वान कहते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है स्टूडेंट वो आदर्शों और व्यवहारों के बीच का सेतु है। सेकंड हमारे आते हैं गैरोल्ड गैबर। तो गैरोल्ड गैबर कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ हाउ पॉलिटिकल आइडियल्स एंड प्रैक्टिस आर कनेक्टेड एंड व्हाट इम्पैक्ट दे हैव ऑन सोसाइटी। यानी कि ये हमारा वो अध्ययन है कि जो कि राजनीति के आदर्श और व्यवहार को कैसे जुड़ते हैं और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक तरफ हमारे आदर्श से न्याय, स्वतंत्रता और समानता, और दूसरी तरफ वास्तविक राजनीति, चुनाव, सरकार और नीतियां। तो राजनीतिक सिद्धांत दोनों को ही जोड़कर समझाता है कि राजनीति को नैतिक और मानवीय कैसे बनाया जाए। तो यही थी हमारी विभिन्न विद्वानों की परिभाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को लेकर। तो अब सवाल आता है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है फिलोसफिकल नेचर यानी कि दर्शनात्मक स्वभाव को लेकर। तो इट डज नॉट मेयरली डिस्क्राइब पॉलिटिकल इवेंट्स बट एनालाइज द प्रिंसिपल, जस्टिस एंड मोरालिटी बिहाइंड देम। यानी कि स्टूडेंट, ये सिर्फ घटनाओं का वर्णन ही नहीं करता बल्कि पूछता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो स्टूडेंट, उनके पीछे के सिद्धांत, न्याय और नैतिकता का विश्लेषण भी ये करता है। तो आप उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, सजा देना सही है या सुधार करना। तो ये जो सवाल है ये दर्शन से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक सिद्धांत इसी पर विचार करता है। सेकंड हमारा आता है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन यानी कि वैचारिक आधार। तो इट फोकस ऑन फंडामेंटल पॉलिटिकल आइडियाज सच एज लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, ड्यूटीज एंड जस्टिस। यानी कि जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है वो स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्य जैसे जो मूल विचार है इन पर आधारित होता है। तो
जैसे कि आप उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई कुछ भी बोले? तो ये हमारे राजनीतिक जो सिद्धांत है वो उसकी सीमा तय करता है। तो यही था हमारा वैचारिक आधार। थर्ड आता है बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, यानी कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों। तो इट स्टडीज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज एक्सप्लेन द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये सिर्फ किताबों की बात ही नहीं करता, ये हमारे व्यवहार में भी लागू होता है। तो स्टूडेंट आदर्श रूप में भी राजनीतिक संस्थाओं की संरचना को ये समझाता है। तो जैसे आप देखें संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो ये राजनीतिक सिद्धांतों का ये एक व्यवहारिक रूप है। इसके फोर्थ आता है क्रिटिकल एंड एवल्यूएटिव, यानी कि समीक्षात्मक और आलोचनात्मक। इट रिव्यू पॉलिटिकल इवेंट्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोवाइड सजेशंस फॉर देयर एम्पावरमेंट, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत सवाल उठाना सिखाता है कि क्या सरकार का फैसला सही है, क्या नीति कमजोर वर्गों के हित में है। यानी कि ये एक तरीके से कोई अंधा समर्थन नहीं है, बल्कि ये हमारे जो राजनीतिक घटना और नीतियों की समीक्षा वो करता है और उन्हें बेहतर बनाने के सुझाव प्रदान करता है, जो कि हमारी एक तर्कपूर्ण आलोचना में सिखाता है। तो यही था हमारे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा था इंपोर्टेंस रिलीवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व और उसकी प्रासंगिकता। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि आज के समय में राजनीतिक सिद्धांत क्यों जरूरी है, तो चलिए कुछ पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहला था एवल्यूएशन एंड गाइडेंस, यानी कि समीक्षा और मार्गदर्शन। तो इट हेल्प सिटीजंस एंड पॉलिसी मेकर्स मेक करेक्ट एंड जस्ट पॉलिटिकल डिसीजन, यानी कि स्टूडेंट ये हमारे नागरिकों और नीति निर्माताओं को एक न्यायपूर्ण दिशा निर्णय लेने की दिशा देता है। तो उदाहरण अगर आप देखें जैसे कि आरक्षण नीति हो गई, तो राजनीतिक सिद्धांत हमें बताता है कि यह समानता के लिए है या विशेष अधिकार के लिए। सेकंड हमारा आता है बैलेंस बिटवीन पावर एंड जस्टिस, यानी कि सत्ता और न्याय का संतुलन। तो इट इंश्योर दैट ए बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज मेंटेन विद इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जो सत्ता है उसके बिना सिद्धांत के तानाशाही बन सकती है। तो राजनीतिक सिद्धांत सत्ता पर कुछ नैतिक नियंत्रण भी लगाता है, जिससे कि शासन व्यवस्था, अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन बना रहता है। थर्ड हमारा आता है मोरल एंड आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि नैतिक और वैचारिक दृष्टिकोण। तो इट डज नॉट लिमिट पॉलिटिक्स टू ए मैरल स्ट्रगल फॉर पावर बट प्रोवाइड इट विद द मोरल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, यानी कि राजनीतिक जो है वो जो राजनीति हमारी वो केवल शक्ति का ये खेल नहीं है, बल्कि सेवा और उत्तरदायित्व का एक अधिकार भी है। तो स्टूडेंट ये उसे नैतिक और वैचारिक आधार प्रदान करता है और यही सोच हमारा राजनीतिक सिद्धांत में देता है। फोर्थ आता है हेल्पफुल इन सॉल्विंग मॉडर्न प्रॉब्लम्स, यानी कि आधुनिक समस्याओं के समाधान में सहायक। तो इट ऑफर्स आइडियोलॉजिकल गाइडेंस फॉर पॉलिसी मेकिंग टू एड्रेस इशू लाइक कैटरिज्म, इनइक्वालिटी, करप्शन एंड अदर सोशल प्रॉब्लम, यानी कि जो आज के समय की जो समस्या है जैसे कि जातिवाद हो गई, असमानता हो गई, भ्रष्टाचार हो गई, तो इनका जो समाधान है वो केवल कानून से नहीं, बल्कि जो एक राजनीतिक सोच यानी कि जो राजनीतिक विचारधारा है उन सभी के माध्यम से भी होता है। तो यही था हमारा आधुनिक समस्याओं के समाधान में सहायक। फिर आता है सिविक एजुकेशन, यानी कि नागरिक शिक्षा। तो इट मेक्स एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो नागरिकों को जागरूक करता है। वो कहता है कि अपने अधिकार को पहचानो, कर्तव्य को समझो और गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। तो यही हमारे एक लोकतंत्र की असली ताकत भी है, जिससे कि जो लोकतंत्र है वो भी मजबूत होता है। तो यही था राजनीतिक सिद्धांत का महत्व और प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड गवर्नेंस, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो केवल एक अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि वो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ भी है। तो यही हमें सिखाता है कि जो सत्ता का सही उपयोग है वो कैसे होगा, और साथ ही जो समाज में न्याय है वो कैसे स्थापित होगा, और जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा राजनीतिक का अध्ययन है, राजनीतिक सिद्धांत का जो अध्ययन है वो हर छात्र, हर नागरिक और हर नीति निर्माता के लिए आवश्यक हो जाता है। तो ये केवल अकादमिक अध्ययन ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी लागू हो सकता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है।
तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबर्टी, आर लिबर्टी एंड इक्वालिटी कॉम्पेटिबल, डिस्कस। यानी कि स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता और समानता सुसंगत है, इसके बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, डिफाइन द आइडिया ऑफ लिबर्टी डिफरेंटिंग बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। यानी कि स्वतंत्रता के बारे में हमें बताना है और नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में अंतर बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें हमसे दो चीजें पूछी गई है, स्वतंत्रता, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में अंतर, और दूसरा क्या स्वतंत्रता और समानता सुसंगत है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, लिबर्टी इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और एज ए सोसाइटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओवन विल एंड चॉइसेस। यानी कि स्टूडेंट, आप एक तरीके से कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर आप बोल तो सकते हो लेकिन पढ़ नहीं सकते, तो काम तो करना चाहते हो लेकिन अवसर नहीं मिलते, तो क्या आप सच में स्वतंत्र है? तो ये जो सवाल है ये हमारी स्वतंत्रता की गहराई तक हमें ले जाता है। तो जो स्वतंत्रता है वो किसी व्यक्ति या समाज की अपनी इच्छा और विकल्पों के अनुसार कार्य करने की एक क्षमता है। तो इसके अलग अलग संदर्भ है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो यही हमें बताता है कि किसी व्यक्ति के निर्णय, उसके विश्वास और कार्यों पर भारी दबाव न्यूनतम होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड सिविल राइट्स कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट लिबर्टी। यानी कि जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू यानी कि जो लोकतांत्रिक मूल्य है और जो सिविल राइट्स यानी कि नागरिक अधिकार है, वे स्वतंत्रता के बिना अधूरे माने जाते हैं। तो चलिए, ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की परिभाषा को लेकर। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता की अवधारणा समझ लेते हैं। तो लिबर्टी इज द कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिजायर एंड डिसीजन विदाउट एन इलीगल और अनजस्ट रिस्ट्रिक्शन। यानी कि स्टूडेंट, स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार सोचने, बोलने और कार्य कर सके। तो स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति बिना किसी अवैध या अनुचित रोक टोक के अपनी इच्छाओं और निर्णयों के अनुसार कार्य कर सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं होता। ये जो अधिकार है ये प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारियों के संतुलन से जुड़ी होती है। तो अगर आप समझे कि आपको सड़क पर गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है लेकिन ट्रैफिक नियम तोड़ने की नहीं, तो क्यों? क्योंकि आपकी जो स्वतंत्रता है वो दूसरों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसीलिए जो स्वतंत्रता है वो हमेशा अधिकार और जिम्मेदारी के साथ ही आती है। तो यही थी हमारी डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेजर थिंकर्स यानी कि प्रमुख विचारक। तो विज्ञान विद्वानों की दृष्टि से भी स्टूडेंट इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इजाई बर्लिन। यानी कि इजाई जो बर्लिन है वे कहते हैं लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेशन। यानी कि वे बताते हैं कि भारी बंधनों से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। तो अजाय बर्लिन के अनुसार है कि स्वतंत्रता अर्थ है भारी बंधनों से मुक्त। इसके बाद आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। तो वे कहते हैं लिबर्टी इज इसेंशियल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। यानी कि वे कहते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास और समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है। यानी कि जो स्वतंत्रता है वो केवल जीने का अधिकार ही नहीं, अच्छा जीवन जीने का एक अवसर भी है। तो यही थे हमारे कुछ मेजर थिंकर्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो अब हम बात कर लेते हैं नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। तो स्टूडेंट, निगेटिव लिबर्टी रिफर टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल लिसेंट्स और इंटरफेरेंस। यानी कि स्टूडेंट, जो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है वो है भारी रोक टोक से मुक्ति, यानी कि जो भारी बाधा है उनसे मुक्त होना। तो सरल शब्दों में आप देखें तो कोई आपको जबरदस्ती न रोके, ये हमारी एक नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें, जैसे कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया या विचार की स्वतंत्रता हो गई, तो ये सभी हमारे नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता हो गई। सेकंड हमारा आता है पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता। तो पॉजिटिव लिबर्टी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू शेप वंस ओवन लाइफ, मेक डिसीजन एंड अचीव सेल्फ डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है वो कहती है कि व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने की जो क्षमता है वो उसको मिलनी चाहिए। तो स्टूडेंट, उदाहरण के लिए अगर आप बात करें, राइट टू हमारा
ओपन एजुकेशन हो गया या इकोनॉमिक फ्रीडम हो गया, तो ये सभी हमारे कुछ सकारात्मक स्वतंत्रता के उदाहरण हैं। तो आप मान लीजिएगा एक बच्चा स्कूल जाना चाहता है लेकिन स्कूल ही नहीं है, तो क्या वह स्वतंत्र है? जी नहीं। तो इसीलिए जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो कहती है कि सिर्फ आजादी ही नहीं, साधन भी दो। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता। तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो तो राज्य को कहती है कि मेरे जीवन में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, अशिक्षित है, तो क्या वह केवल रोक टोक से न होना ही पर्याप्त है? तो यहीं से आती है हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता, जो कि कहती है कि जो हमारा भारी बंधन है उनसे तो मुक्ति हो, लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने की एक क्षमता भी मिलनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये तो हमारी निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी हो गई। अब दोनों के बीच में एक अंतर भी आपको मैं बता देता हूं। तो निगेटिव लिबर्टी मेनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर एंड ओप्रेनेशन, यानी कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो कहती है मुझे मत रोको। लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो मेक्स एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सोसाइटी एंड ओन सेल्फ एंड ग्रांट्स द राइट ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल ओन सोवन लाइफ। यानी कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो तो कहती है मुझे मत रोको, लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो कहती है कि मुझे सक्षम बनाओ। तो सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज और स्वयं के प्रति जिम्मेदार बनाती है और उसे सक्रिय रूप से अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। तो लोकतांत्रिक समाज में दोनों का जो संतुलन है स्टूडेंट, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यही था हमारा नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, यानी कि स्वतंत्रता और समानता में सुसंगति के बारे में। तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर है नहीं। तो लिबर्टी बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन ऑल इंडिविजुअल्स एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स। तो स्वतंत्रता तब भी वास्तविक होती है जब सभी व्यक्तियों के समान अवसर और समान अधिकार उनको प्राप्त हो। तो उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा, अगर समाज में केवल कुछ लोगों के पास शिक्षा और धन हो तो उनकी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता को दबा देगी। तो इसीलिए जो समान अवसर और सामाजिक और आर्थिक समानता है वही स्वतंत्रता को वास्तविक बनाती है। तो यदि समाज में समानता नहीं है तो कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों पर हावी हो सकती है। तो सामाजिक और आर्थिक समानता ही स्वतंत्रता को सार्थक बनाती है। तो स्टूडेंट, कभी कभी जो अत्यधिक समानता है वो व्यक्तिगत विकल्पों को सीमित कर सकती है, लेकिन जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, उसमें इस समाज में जो संतुलन है वो स्थापित किया जाता है ताकि सभी के लिए समान अवसर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही संतुलन बनाना है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा स्वतंत्रता और समानता की सुसंगति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से निष्कर्ष, एक छोटे से कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं लिबर्टी इज नॉट मियरली द पोजीशन ऑफ राइट्स बट द एबिलिटी टू मेक डिसीजन अलोंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो स्वतंत्रता है वो केवल एक अधिकारों की सूची ही नहीं है, बल्कि हमारे सोचने की आजादी, हमारे चुनने की आजादी और आगे बढ़ने की भी एक क्षमता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता हमें डर से मुक्त करती है और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो हमें हमारे सपनों को पूरा करने की शक्ति देती है। तो जब स्वतंत्रता को समानता का सहारा मिल जाता है स्टूडेंट, तो तभी एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज बनता है। तो इसीलिए स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता क्या है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया डिस्कस द वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि समानता की अवधारणा से जुड़े विभिन्न सिद्धांत है उनके बारे में हमें बताना है। तो चलिए, यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी गई है, अवसर की समानता और समानता से जुड़े विभिन्न सिद्धांत। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी शुड रिसीव इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पेक्ट।
यानी कि स्टूडेंट आप मान लीजिएगा एक दौड़ हो रही है, कुछ लोगों को आगे से दौड़ना दिया गया और कुछ को बहुत पीछे से। तो अब सवाल ये है कि अगर सबको एक ही नियम से दौड़ना है तो क्या यह न्यायपूर्ण होगा? तो यहीं से जन्म होता है हमारे समानता का विचार है, जिसका अर्थ है समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलना। तो ये हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी माना जाता है। तो समानता केवल कानूनी या राजनीतिक अधिकार ही नहीं है, बल्कि ये हमारे जो इकोनॉमिक और जो हमारे सोशल क्षेत्र है उसमें भी इसको लागू किया जाना आवश्यक माना जाता है। तो इसी में जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जो अवसर की समानता है, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और मेहनत के अनुसार प्रगति करने का अवसर भी दिया जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन बॉडी के बारे में। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समानता के बारे में। तो सबसे पहले आप अवसर की समानता को समझने से पहले आप समझिए समानता क्या है। तो समानता का अर्थ है स्टूडेंट समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसरों में बराबरी मिलना। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, समानता का मतलब यह नहीं है कि सबको बिल्कुल एक जैसा बना दिया जाए। तो स्टूडेंट इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा दो विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है, तो एक के पास तो किताबें, कोचिंग और समय है, लेकिन दूसरा मेहनती होते हुए भी संसाधनों से वंचित है। तो अगर दोनों को एक ही स्थिति मान लिया जाए तो ये समानता नहीं, ये अन्याय होगा। तो चलिए, ये तो हमारा समानता हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अवसर की समानता के बारे में। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। यानी कि अवसर की जो समानता है उसका अर्थ है सभी नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और उनके सामाजिक जीवन में समान और प्रारंभिक अवसर मिलना। तो स्टूडेंट सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले, यही हमारी अवसर की समानता है। तो इसमें किसी व्यक्ति की जाति, उसके लिंग, उसके धर्म या किसी भी आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि सरकारी नौकरी में जो सामान्य चयन प्रक्रिया है या समान शिक्षा व्यवस्था हो गई, तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न होना, ये सभी हमारी अवसर की समानता है। तो अवसर की समानता ही हमें ये सुनिश्चित करती है कि सफलता योग्यता और मेहनत से मिले, न कि जन्म से। तो स्टूडेंट सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर ही सफलता पाने का मौका मिले, ये सुनिश्चित करती है हमारी अवसर की समानता। तो यही थी हमारी अवसर की समानता, जिसका अर्थ था हर व्यक्ति को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलना। सेकंड हमारा आता है वेरियस थ्योरीज फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी, यानी कि समानता के विभिन्न सिद्धांत। तो चलिए स्टूडेंट इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा लीगल इक्वालिटी, यानी कि कानूनी समानता को लेकर। तो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन द आइज ऑफ लॉ। यानी कि कानून की नजर में सभी लोग बराबर है, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई आम आदमी। तो कानून की दृष्टि से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो अमीर और गरीब दोनों के लिए एक ही कानून है। सेकंड आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि राजनीतिक समानता। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट टू वोट एंड टू कंटेस्ट इलेक्शन, दिस इज अ फंडामेंटल राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। यानी कि स्टूडेंट सभी नागरिकों को जो वोट देने और जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वो हमारे संविधान में दिया गया है। तो लोकतंत्र में ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। तो उदाहरण आप देखिए, एक वोट एक व्यक्ति और उसका एक मूल्य है, यानी कि हर वोट का एक एक मूल्य है। थर्ड हमारा आता है सोशल इक्वालिटी, यानी कि सामाजिक समानता। absence of discrimination on the basis of caste, religion, gender और अदर सोशल फैक्टर्स। यानी कि स्टूडेंट जो जाति, धर्म, लिंग है, यानी कि किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये भी हमारा एक तरीके से इक्वालिटी का फॉर्म्स है। तो जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, किसी को शिक्षा या सार्वजनिक स्थान से वंचित नहीं किया गया है। फोर्थ आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि आर्थिक समानता। ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। यानी कि सभी को सम्मानजनक जीवन स्तर जीने का अवसर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में अत्यधिक अमीरी और गरीबी के बीच अंतर को कम करना। तो अत्यधिक गरीबी और अमीरी के बीच अंतर कम करना, ये एक हमारा आर्थिक समानता है। फिफ्थ आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा।
तो दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज सो दैट सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी एंड एफर्ट। यानी कि ये जो सभी समानताओं की आत्मा है वो हमारी मानी जाती है। अवसर की समानता तो बिना अवसर के कानूनी या राजनीतिक समानता केवल कागजी बन जाती है। तो ये सिद्धांत कहता है कि सभी लोगों को समान प्रारंभिक अवसर मिले ताकि केवल व्यक्तिगत योग्यता और प्रयास पर सफलता निर्भर करे। तो स्टूडेंट यही थे हमारा समानता के विभिन्न सिद्धांत। तो अवसर की समानता क्यों जरूरी है आप उसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट यह प्रतिभा को उभरने का मौका देती है, सामाजिक न्याय को मजबूत करती है और लोकतंत्र को वास्तविक बनाती है। तो अगर अवसर समान नहीं होंगे तो समाज कुछ लोगों के लिए खुला और कुछ के लिए बंद बन जाएगा। तो इसीलिए जो अवसर की समानता वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यही था हमारा समानता के विभिन्न सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं इक्वालिटी इंश्योर जस्टिस एंड हार्मोनी इन सोसाइटी। यानी कि जो समानता है वो केवल एक नारा नहीं बल्कि न्यायपूर्ण समाज की एक नींव भी है। वो न्याय और समता को सुनिश्चित करती है। तो अवसर की जो समानता है वो हर व्यक्ति को ये भरोसा देती है कि उसका जो भविष्य है वो उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी मेहनत से तय होगा। तो कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक ये सभी जो समानता है ये मिलकर हमारे एक ऐसे समाज का निर्माण करती है जहां पर सम्मान और अवसर दोनों साथ रह सके। तो इसीलिए जो अवसर की समानता और समानता है ये लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है डिस्कस द थ्योरी ऑफ जस्टिस गिवन बाय रोल्स। यानी कि रोल्स के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत है उसके बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्कस द थ्योरी ऑफ जस्टिस गिवन बाय रोल्स एंड इट इज फेमिनिस्ट क्रिटिक। यानी कि उसके न्याय का सिद्धांत और उसकी नारीवादी आलोचना के बारे में हमें बताना है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे जस्टिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिश ए बैलेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज इन सोसाइटी। तो स्टूडेंट जो न्याय है वो समाज में सही और गलत, अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो सोचिए अगर आपको एक नया समाज बनाना हो लेकिन आपको यह ना पता हो कि आप उस समाज में अमीर हो गए या गरीब, पुरुष हो गए या महिला, शक्तिशाली हो गए या कमजोर, तो आप उस समाज के नियम कैसे बनाएंगे। तो यही जो सवाल है ये हमारे जॉन रॉल्स पूछते हैं और इसी सवाल से जन्म होता है न्याय का सबसे प्रभावशाली आधुनिक सिद्धांत जो कि हमारा न्याय का जॉन रॉल्स का सिद्धांत है। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन में जो जॉन रॉल्स का योगदान है वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि उन्होंने ही एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वे समानता और स्वतंत्रता के आधार पर मानते थे। तो वे न्याय के दो सिद्धांत के रूप में न्याय को समझते हैं। उनका जो अप्रोच है, उनका जो दृष्टिकोण है वो लोकतांत्रिक समाज में न्याय और सामाजिक आर्थिक असमानता के बीच संतुलन करने पर केंद्रित है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी कि रोल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में। तो आप रोल्स के सिद्धांत को समझने से पहले आप जान लीजिएगा जॉन रॉल्स के बारे में। तो जो जॉन रॉल्स थे वे एक आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक थे और उनका मानना था कि न्याय का आधार स्वतंत्रता और समानता होना चाहिए। तो रॉल्स ने न्याय को परिभाषित किया उनकी जस्टिस एंड फेयरनेस यानी कि न्याय का अर्थ निष्पक्षता इस बात के रूप में। तो ये तो स्टूडेंट हमारे जॉन रॉल्स का परिचय हो गया। अब हम उनके मूल सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट जो उनका विचार आता है वो आता है प्रिंसिपल फर्स्ट इक्वल बेसिक लिबर्टीज यानी कि समान मौलिक स्वतंत्रताओं को लेकर। तो एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल राइट टू बेसिक फंडामेंटल लिबर्टीज यानी कि जो जॉन रॉल्स है वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को समान मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। तो रॉल्स कहते हैं कि समाज के नियम ऐसे बनाए जाने चाहिए जैसे हम सब अज्ञान के आवरण के पीछे हो, यानी कि हमें यह पता ही ना हो कि हम समाज के किस वर्ग में होंगे। तो उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा अगर आपको नहीं पता कि आप अमीर हो गए या गरीब तो आप ऐसे नियम बनाएंगे जो गरीब के लिए भी सुरक्षित हो सके। तो पहला सिद्धांत उनका यही आता है कि हर व्यक्ति को समान मौलिक स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए और इनमें शामिल है स्टूडेंट हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, सुरक्षा, मतदान का आधार और साथ ही हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है।
तो ये सभी हमारे कुछ समान मौलिक स्वतंत्रताएं हो गई। तो सभी को इन अधिकारों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक विचार रखने पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तो यही था हमारा समान मौलिक स्वतंत्रताएं। सेकंड प्रिंसिपल हमारा आता है जस्टिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, यानी कि सामाजिक और धार्मिक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का न्याय को लेकर। तो इनइक्वालिटीज आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ दे ओनली बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि रोल्स कहते हैं कि असमानता केवल तभी तक स्वीकार्य है जब तक वे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हित में हो और सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। तो इसका अर्थ स्टूडेंट यही हुआ कि किसी भी आर्थिक या सामाजिक अंतर का उद्देश्य समाज के सभी लोगों की भलाई होना चाहिए, और जो ये सिद्धांत है ये अवसर की समानता और न्यायपूर्ण वितरण पर जोर देता है। तो अगर किसी डॉक्टर को अधिक वेतन मिलता है तो वह तभी न्यायपूर्ण होगा जब उसका जो लाभ है वो गरीब मरीजों तक मिले। तो इसे ही हम कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल भी, यानी कि हमारा जो समान अवसर की गारंटी है वो भी हमारे रोल्स जी देते हैं। तो स्टूडेंट रोल्स का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि ये स्वतंत्रता और समानता में संतुलन बनाता है, साथ ही ये हमारे पूंजीवाद और समाजवाद के बीच रास्ता दिखाता है और लोकतांत्रिक नीति निर्माण को नैतिक आधार देता है। तो उन्होंने ही समान अवसरों की गारंटी दी थी। वे कहते हैं कि सभी नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों में समान अवसर मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट यही थे हमारे दोनों सिद्धांत रोल्स के न्याय के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फेमिनिस्ट क्राइटिक, यानी कि नारीवादी आलोचना को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक संरचना का दृष्टिकोण। तो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स चैलेंज रोल्स थ्योरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए मेल डोमिनेंट सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि अब हम आते हैं उनकी आलोचना पर। तो नारीवादी विचारक कहते हैं कि जो रोल्स का सिद्धांत है वो मुख्य रूप से हमारा जो सार्वजनिक जीवन है उस तक सीमित है। तो उनकी जो प्रथम बात आती है वो आता है कि उन्होंने घरेलू जीवन की अनदेखी, गृह कार्य देखभाल, महिलाओं की अदृश्य मेहनत, इन सभी को न्याय के दायरे से अलग रखा। तो उनका कहना है कि रोल्स के सिद्धांत मुख्य रूप से सार्वजनिक जीवन पर केंद्रित है और घरेलू जीवन या पारिवारिक असमानताओं को पर्याप्त रूप से नहीं देखते। सेकंड नंबर आता है इशू ऑफ डोमेस्टिक वर्क एंड केयर, यानी कि गृह कार्य और देखभाल का प्रश्न। जैसे कि मैंने अभी बताया जो हमारे रोल्स थे उन्होंने देखभाल, गृह कार्य, इन सभी को अपने न्याय में शामिल नहीं किया। तो नारीवादी जो दृष्टिकोण है वे कहते हैं कि यह महिलाओं के असमान अनुभव और उनकी स्वतंत्रता पर असर डालता है। तो परिवार के भीतर असमानता भी स्टूडेंट रोल्स परिवार को न्याय के सिद्धांतों से अलग मानते हैं जो कि महिलाओं के लिए नुकसानदायक है। थर्ड आता है सजेशन फॉर रिफॉर्म, यानी कि सुधार का सुझाव। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म सजेस्ट दैट द थ्योरी ऑफ जस्टिस शुड इंक्लूड द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल जेंडर्स एज वेल एज डोमेस्टिक एंड सोशल रोल्स, यानी कि जो न्याय की परिभाषा है उसमें घरेलू और निजी जीवन को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो केवल सार्वजनिक अधिकारों पर ध्यान देने से जो न्याय है वो अधूरा रह जाता है। तो यही था हमारी नारीवादी आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन या निष्कर्ष के बारे में। तो स्टूडेंट निष्कर्ष को देखने से पहले आप समझिएगा कि जो नारीवादी दृष्टिकोण है आखिर वो जरूरी क्यों है। तो स्टूडेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर घर में न्याय नहीं होगा तो समाज में न्याय अधूरा रह जाएगा। तो न्याय केवल सरकार और कानून की बात ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन की भी बात है। तो इसीलिए जो हमारा नारीवादी दृष्टिकोण है वो जरूरी हो जाता है। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज ए गाइडिंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जॉन रोल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो लोकतांत्रिक समाज के लिए एक नैतिक मजबूत नैतिक आधार है। तो उनका जो पहला सिद्धांत है स्टूडेंट वो स्वतंत्रता की रक्षा करता है और जो दूसरा सिद्धांत है वो सामाजिक वर्गों की रक्षा करता है। तो इसी में वहीं पर जो उनकी नारीवादी आलोचना है उन्होंने इस सिद्धांत को और अधिक समावेशी और व्यवहारिक बना दिया है। तो इसीलिए स्टूडेंट जो हमारे रोल्स का न्याय का सिद्धांत है वो एक न्याय के लिए महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो इसे अधिक समावेशी और व्यवहारिक बनाने में सहायक होती है। तो इसीलिए रोल्स का सिद्धांत आज भी न्याय, समानता और लोकतंत्र को समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों के विभिन्न प्रकारों की आलोचना की विवेचना कीजिए। यहीं पर हमसे अथवा
या और करके पूछा गया है एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से हम पे एक ही चीज पूछी गई है, अधिकारों के विभिन्न प्रकार या उसके सिद्धांत को लेकर। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे राइट्स आर द लीगली moral and socially recognized power of an individual or society through which a person can protect their freedom and natural interest। यानी कि स्टूडेंट आप जरा सोचिए, जो अधिकार है वो व्यक्ति या समाज के लिए कानूनी, नैतिक और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त वो शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और स्वाभाविक हित की रक्षा कर सकता है। तो जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को बोलने की अनुमति न हो, जीने की सुरक्षा न हो और सम्मान से जीवन जीने का हक न हो, तो क्या वह वास्तव में नागरिक कहलाएगा? तो इसी सवाल से जन्म हुआ हमारे अधिकार का। तो अधिकार समाज में न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है। तो इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम राइट्स हेल्प सिटीजन अंडरस्टैंड द बैलेंस बिटवीन द ड्यूटीज एंड द रोल इन सोसाइटी। यानी कि आज के समय में जो न्याय है, जो अधिकार है, वो नागरिकों को उनके कर्तव्य और समाज में उनकी भूमिका का संतुलन समझने में सहायता प्रदान करता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला जो राइट्स आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है नेचुरल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स को समझने से पहले आप एक बार अधिकार समझिएगा, आखिर अधिकार होते क्या है। तो अधिकार वे सत्य है जो कि समाज और कानून व्यक्ति को प्रदान करते हैं ताकि वह स्वतंत्रता से जी सके, अपने हितों की रक्षा कर सके। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, अधिकार अकेले नहीं आते, वे कर्तव्य के साथ जुड़े हुए आते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलने का अधिकार है तो लेकिन किसी गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। तो अधिकारों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार। तो दीज राइट्स आर इनेट एंड यूनिवर्सल, नो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल कैन डिस्ट्रॉय देम। यानी कि ये जो अधिकार है ये हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, यानी कि ये सार्वभौमिक अधिकार होते हैं। तो इन्हें कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति इनको छीन नहीं सकता या इनको नष्ट नहीं कर सकता। तो उदाहरण के लिए आप देखें, राइट टू लाइफ हो गया, जीवन का अधिकार हो गया, राइट टू लिबर्टी या स्वतंत्रता का आपको अधिकार हो गया। तो ये थे हमारे प्राकृतिक अधिकार। सेकंड आता है सिविल राइट्स यानी कि नागरिक अधिकार। तो दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो ये अधिकार है ये हमें संविधान और कानून देता है। तो स्टूडेंट, जो व्यक्तियों को समान अवसर और समान न्याय है उसको लिए ये जो नागरिक अधिकार है वे व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो ये लोकतंत्र के नींव माने जाते हैं। जैसे कि आप देखें, राइट टू वोट हो गया या हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। तो ये सभी हमारे नागरिक अधिकार हो गए। थर्ड हमारे आता है पॉलिटिकल राइट्स यानी कि राजनीतिक अधिकार। तो दीज राइट्स आर इंडिविजुअल्स एट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि ये जो अधिकार है ये व्यक्ति को राजनीति में भागीदारी के लिए दिए जाते हैं। यानी कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने और चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो ये हमारे राजनीतिक अधिकार हुए, इनसे जो सरकार है वो अधिक जवाबदेह बनती है। फोर्थ हमारा आता है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स यानी कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार। तो दीज राइट इंश्योर इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट इन सोसाइटी, यानी कि ये जो अधिकार है ये सम्मानजनक जीवन से जुड़े हुए होते हैं और ये अधिकार समाज में समानता और विकास सुनिश्चित करती है। तो बिना इनके जो स्वतंत्रता है वो अधूरी मानी जाती है। जैसे आप एग्जांपल देके राइट टू एजुकेशन हो गए, स्वास्थ्य का अधिकार होगा या इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई। तो स्टूडेंट, ये सभी हमारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार है। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है कल्चरल राइट्स यानी कि हमारे सांस्कृतिक अधिकार। तो दीज राइट्स गिव इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज द फ्रीडम टू प्रिजर्व देयर कल्चरल रिलीजन एंड रिलीजियस आइडेंटिटी, यानी कि ये जो अधिकार है ये पहचान और विविधता की सुरक्षा करते हैं और समुदायों को अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो उदाहरण अगर आप देखें, राइट टू रिसीव एजुकेशन इन वन अवर लैंग्वेज, यानी कि अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, ये हमारे सभी हमारे सांस्कृतिक अधिकार हो गए। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे अधिकारों के प्रकार, जिसमें मैंने आपको प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार बताए। तो यही थे हमारे अधिकारों के प्रकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है थ्योरीज ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है हमारा थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। तो स्टूडेंट, अधिकार मिलते कहां से हैं? तो अकॉर्डिंग टू थॉमस होब्स एंड जॉन लॉक, राइट्स आर इनिनेट एंड रिक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट,
यानी कि जो जॉन लॉक है वे कहते हैं कि अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और जो थॉमस होब्स है वे कहते हैं कि उन्हें सरकार से संरक्षण की आवश्यकता है। तो थॉमस होब्स और जॉन लॉक के अनुसार अधिकार जन्मजात है और उन्हें सरकार से संरक्षण की आवश्यकता प्राप्त होती है, तो राज्य का काम सिर्फ इनकी रक्षा करना है। सेकंड हमारा आता है थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। तो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक एंड जीन जैक्वेस रोसो, राइट्स एंड ड्यूटीज आर बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, यानी कि जो अधिकार है वो एक तरीके से सामाजिक अनुबंध है। तो रूसो और लॉक के अनुसार जो अधिकार और कर्तव्य है वे नागरिक और राज्य के बीच एक समझौते से तय होते हैं। तो समाज में कानून और नियमों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा होती है। तो जो नागरिक होते हैं वे राज्य को कर देते हैं, टैक्स देते हैं, बदले में जो राज्य है वो उन्हें सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है। थर्ड हमारा आता है थ्योरी ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि समानता और न्याय के सिद्धांत। तो अकॉर्डिंग टू जॉन रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स शुड बी सच दैट इज बेनिफिट्स इट्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो जॉन रोल्स है वे मानते हैं कि जो अधिकारों का वितरण है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो कमजोर वर्ग है उस तक भी लाभ पहुंच सके। तो इससे क्या जरूरी है, तो इससे समाज में न्याय और समान अवसर दोनों ही सुनिश्चित हो गए। तो स्टूडेंट अधिकार क्यों जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं, सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं और लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। तो बिना अधिकारों के जो राज्य है वो तानाशाही भी बन सकता है। तो यही थे हमारे अधिकारों के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ राइट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में आप कह सकते हैं राइट्स आर द मींस ऑफ एस्टैब्लिश बैलेंस बिटवीन सोसाइटी एंड सिटीजन्स, यानी कि जो अधिकार है वे केवल एक कानूनी शब्द नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की एक गारंटी है, समाज और नागरिकों के बीच संतुलन बनाने का एक माध्यम है। तो प्राकृतिक, नागरिक, राजनीतिक सभी प्रकार के जो अधिकार है ये मिलकर ही हमारे एक न्यायपूर्ण समाज को बनाते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा जहां पर अधिकार है वहां पर कर्तव्य भी हमारे बहुत जरूरी होते हैं। तो अधिकार केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि न्यायपूर्ण समतावादी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्कस, यानी कि सकारात्मक भेदभाव क्या है उसके बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डू यू थिंक द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वोलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, गिव रीजंस, यानी कि हमें बताना है कि जो सुरक्षात्मक भेदभाव का विचार है वो निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है या नहीं, वो करता है तो उसके कारण बताइए। तो स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत को करने से पहले हम हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी 3 क्वेश्चंस पूछेंगे गिववे के। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब हम जो हमारे गिववे के क्वेश्चन है वे आपसे पूछ लेता हूं। तो सबसे पहले जो गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है। तो जो हमारी नेगेटिव लिबर्टी है स्टूडेंट वो हमारी किस विचारक से संबंधित है वो आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है न्यूनतम राज्य का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो हमारा मिनिमल स्टेट है स्टूडेंट, मिनिमल स्टेट का जो सिद्धांत है या आप कह सकते हैं न्यूनतम राज्य का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था वो आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है पर्सनल इज पॉलिटिकल नारा किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल नारा जो हमारा ये नारा है ये हमारा किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो आपको बताना है। तो यही थे हमारे 3 गिववे के क्वेश्चन। तो आप सभी को इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा हमारे आंसर नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो चलिए आंसर नंबर 6 की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अ पॉलिसी और प्रोसेस थ्रू विच स्पेशल अपॉर्चुनिटीज एंड फैकल्टीज आर प्रोवाइडेड टू सोशल बैकवर्ड और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि स्टूडेंट जो सकारात्मक भेदभाव है वो एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से समाज के पिछड़े या कमजोर वर्गों को विशेष अवसर या सुविधाएं दी जाती है। तो मान लीजिएगा 2 बच्चे हैं,
एक ऐसे परिवार से है जहां पीढ़ियों से शिक्षा और साधन मिले हैं, और दूसरा ऐसा जिसे न स्कूल ठीक से मिला और न ही अवसर। तो अगर दोनों से कहा जाए दौड़ एक ही लाइन से शुरू करो तो क्या वह न्याय होगा? तो यहीं से आता है हमारे सकारात्मक भेदभाव का विचार, जिसे हम कहते हैं सुरक्षात्मक भेदभाव। तो स्टूडेंट, इसका उद्देश्य है समाज में असमानता को कम करना और सभी नागरिकों को समान अवसर सुनिश्चित करना। तो लोकतांत्रिक समाज में जो ये नीति है, ये सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा को लेकर। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग हिस्टोरिकल एंड सोशली डेवलप्ड डिप्राइव्ड सेक्शन इनटू द मेन स्ट्रीम, यानी कि सकारात्मक भेदभाव हमारी वो नीति है जिसके तहत समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को विशेष अवसर और विशेष सुविधाएं दी जाती है, और इसका उद्देश्य है ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना। तो स्टूडेंट, इसमें शिक्षा, रोजगार, राजनीति में आरक्षण और इसी तरीके से विशेष योजनाएं और वित्तीय सहायता भी शामिल होती है। तो आप जैसे देखें SC ST OBC के लिए आरक्षण हो गया, तो स्टूडेंट ये इसका एक उदाहरण है। इसी तरीके से छात्रवृत्ति हो गई, स्कॉलरशिप, विशेष विकास योजनाएं हो गई जो कि हमारे किसानों के लिए चलाई जाती है, पिछड़े वर्गों के लिए चलाई जाती है। तो स्टूडेंट, इनका उद्देश्य यही है कि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो यही था हमारा सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा। इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो आता है रेशनल ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सकारात्मक भेदभाव का तर्क। तो इसमें हमारा सबसे पहला था इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो स्टूडेंट, अब सवाल आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो स्टूडेंट, इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है क्योंकि समाज में सदियों से असमानता रही है। तो कुछ वर्ग शिक्षा और सत्ता से दूर रखे गए हैं, तो केवल समान नियम ही काफी नहीं थे। तो इसीलिए स्टूडेंट, हमारा जो सकारात्मक भेदभाव है इसको लाया गया था। तो अगर कोई व्यक्ति शुरू से ही पीछे खड़ा हो तो उसे थोड़ा आगे लाना अन्याय नहीं बल्कि न्याय है। तो स्टूडेंट, इसके तर्क में सबसे पहला था इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो प्रोवाइडिंग बैकवर्ड क्लासेस एक्सेस टू दीज राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाना, उनके लिए विशेष अधिकार और विशेष अवसरों तक उनको पहुंचाना। सेकंड आता है रिड्यूसिंग इनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बैलेंसिंग नेचुरल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन सोसाइटी। तो असमान अवसरों को कम करना, तो जो हमारा समाज है उसमें प्राकृतिक और आर्थिक असमानताओं को संतुलित करना, शिक्षा, रोजगार और राजनीति में बराबरी का मौका देना। थर्ड आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी, यानी कि समान अवसर और क्षमता का विकास। तो प्रोवाइडिंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विद अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। तो सुविधाएं देकर योग्यता को उभरने देना, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा, रोजगार और अवसर के विकास में भागीदारी का अवसर देना। तो यही था हमारा सकारात्मक भेदभाव का तर्क। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयरनेस, यानी कि सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता को लेकर। तो स्टूडेंट, क्या ये हमारे एक निष्पक्षता का उल्लंघन है? तो ये हमारा बहुत ही विवादित सवाल है। तो सम क्राइटेरिया आर्गू दैट रिजर्वेशन और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वोलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, यानी कि कुछ आलोचक तो कहते हैं कि जो आरक्षण या सुरक्षात्मक भेदभाव है ये हमारे निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो क्यों करता है स्टूडेंट? क्योंकि यह योग्यता के बजाय जाति या वर्ग पर आधारित निर्णय देता है। तो यह योग्यता के सिद्धांत को कमजोर करता है, साथ ही समाज में विभाजन बढ़ाता है और केवल जाति या वर्ग पर आधारित होता है। तो स्टूडेंट, इसका उद्देश्य केवल इतिहासगत और संरचनात्मक असमानताओं को दूर करना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका पूरी तरीके से न तो ये अन्याय है बल्कि ये हमारा समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी उपाय माना जाता है। तो निष्पक्षता तभी पूरी होती है जब सभी को समान अवसर मिले। तो सकारात्मक भेदभाव स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी उपाय है जिसका उद्देश्य है किसी को ऊपर उठाना बल्कि पीछे रह गए लोगों को बराबरी तक लाना। तो निष्पक्षता हमारा तभी पूर्ण होती है जब सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे और कमजोर वर्गों के लिए यह अवसर प्रदान करना भी न्यायपूर्ण माना जाता है। तो यही था हमारा सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग बैकवर्ड एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी
इनटू द मेन स्ट्रीम। यानी कि जो निष्पक्षता है वो तभी पूरी होती है स्टूडेंट जब सभी को समान अवसर मिलेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सकारात्मक भेदभाव किसी के साथ पक्षपात नहीं बल्कि जो हमारा ऐतिहासिक अन्याय है उसका एक सुधार है। तो ये हमारे समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसका उद्देश्य है असमानताओं को दूर करना और समान अवसर सुनिश्चित करना। तो ये जो नीति है ये कमजोर वर्गों को समान अवसर और पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो इसीलिए जो सुरक्षात्मक भेदभाव है वो निष्पक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और समान समाज की दिशा में एक आवश्यक कदम है। तो ये जो नीति है ये समाज में न्याय, समान अवसर और जो हमारा डेवलपमेंट है वो सुनिश्चित करती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है डिस्कस द डिबेट ऑन प्राइवेट वर्सेस पब्लिक इन फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत में निजी बनाम सार्वजनिक पर बहस की विवेचना कीजिए। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है हाईलाइट दैट जेंडर इक्वालिटी मींस इक्वालिटी इन राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि हमें बताना है जेंडर समानता का अर्थ, अधिकार और जिम्मेदारियां और उसके अवसर के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामाइन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज बिटवीन वुमेन एंड मैन, यानी कि स्टूडेंट जो नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत है वो महिलाओं और पुरुषों के बीच के जो असमान वितरण है उसकी समीक्षा करता है। तो आप समझिएगा एक महिला सुबह घर संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है, फिर ऑफिस जाती है, लेकिन समाज कहता है कि वह काम नहीं करती। तो यहीं से जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत है, वो सवाल उठाता है कि क्या केवल सार्वजनिक क्षेत्र का काम ही महत्वपूर्ण है कि निजी जीवन राजनीति से बाहर है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो है समानता, न्याय और सामाजिक सुधार सुनिश्चित करना। तो स्टूडेंट ये हमारा इस बहस में है कि जो निजी जीवन यानी कि जो हमारा घरेलू जीवन है और जो हमारा सार्वजनिक जीवन यानी कि जो हमारा राजनीतिक और सामाजिक जीवन है, इसमें जो असमानता है वो किस तरीके से महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी समानता को प्रभावित करते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी इज नॉट लिमिटेड ओनली द राइट्स बट ऑल्सो इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये केवल अधिकारों तक ही सीमित नहीं बल्कि जिम्मेदारी और अवसर भी इसमें शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट नारीवादी सिद्धांत समाज में पुरुष और महिला के बीच सत्ता, अधिकार और अवसर की असमानता का विश्लेषण करता है और इसका उद्देश्य है समानता, न्याय और समावेशन। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं डिबेट्स ऑन प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, यानी कि निजी बनाम सार्वजनिक पर बहस। तो इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बहस है निजी बनाम सार्वजनिक। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट लाइफ यानी कि निजी जीवन के बारे में। तो इट इंक्लूड्स फैमिली, हाउस होल्ड वर्क एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा निजी जीवन हो गया इसमें क्या क्या कार्य आते हैं आप खुद सोचिए। इसमें हमारा परिवार, इसमें हमारे गृह कार्य, इसमें हमारा घर, इसमें हमारी देखभाल की जिम्मेदारी है, ये सभी आती है। तो पारंपरिक समाज में जो महिलाओं है उनको इसी समाज तक जो हमारा जो ये क्षेत्र है निजी जीवन का जो निजी क्षेत्र है यहाँ तक सीमित रखा गया था। इससे उनके जो सार्वजनिक अधिकार है और जो सार्वजनिक अवसर है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें घर का काम स्वाभाविक मान लिया गया लेकिन उसका कोई भी आर्थिक या सामाजिक मूल्य नहीं माना गया। तो ये तो हमारा प्राइवेट लाइफ थी। सेकंड है पब्लिक लाइफ यानी कि सार्वजनिक जीवन को लेकर। तो इट इंक्लूड्स पॉलिटिक्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप सोचिए सार्वजनिक जीवन में क्या क्या आ सकता है। तो इसमें शामिल होता है हमारी राजनीति, हमारी शिक्षा, हमारे रोजगार, हमारे निर्णय निर्माण। तो ये जो क्षेत्र है ये बहुत समय से हमारे पुरुषों के नियंत्रण में ही रहा है। तो महिलाओं के लिए सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी सुनिश्चित करना नारीवादी सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है। तो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को असामान्य नहीं माना गया है। तो यही था हमारा सार्वजनिक जीवन। अब हम इनकी कुछ मुख्य डिबेट यानी कि मुख्य बहस पर बात कर लेते हैं। तो फेमिनिस्ट थिंकर आर्ग्यू दैट द बाउंड्रीज बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ आर आर्टिफिशियल, यानी कि जो नारीवादी विचारक है वे कहते हैं कि निजी और सार्वजनिक की ये जो सीमा है ये कृत्रिम बनाई गई है। तो क्यों? क्योंकि अगर घर में असमानता है तो महिला सार्वजनिक जीवन में बराबरी कैसे पाएगी। तो महिला के अधिकार और अवसर
दोनों क्षेत्रों में समान होने चाहिए। निजी जीवन में असमानता सीधे सार्वजनिक जीवन में उनकी स्वतंत्रता और उनके विकास को प्रभावित करती है। तो यही दोनों के बीच में बहस है। यही था हमारा निजी जनाम सार्वजनिक पर बहस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, यानी कि जेंडर समानता का अर्थ को लेकर। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं हमारे जेंडर समाज के अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हमारा पॉइंट आता है राइट्स, यानी कि अधिकार को लेकर। तो वुमेन एंड मैन शुड हैव इक्वल राइट्स, यानी कि जेंडर समानता का मतलब है अधिकारों की समानता। तो वोट का, शिक्षा का, रोजगार का, संपत्ति का, यानी कि कोई भी अधिकार हो महिला और पुरुषों को समान रूप से मिलने चाहिए। सेकंड हमारा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जिम्मेदारियां। तो अलोंग विद इक्वल राइट्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो नेसेसरी, यानी कि जो समान अवसर है और समान जिम्मेदारी है। घर और समाज की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की नहीं बल्कि हमारे जो पुरुष है उनकी भी होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें, परिवार की देखभाल, समाज में योगदान और सामाजिक कर्तव्य है। थर्ड हमारा आता है अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अवसर। तो बोथ वुमेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि राजनीति में चाहे प्रतिनिधित्व की हो, करियर विकास की हो, नेतृत्व के अवसर की हो, तो सब जगह पर जो महिला और पुरुष है दोनों को ही समान अवसर मिलने चाहिए। तो स्टूडेंट यही था हमारा अवसर। फोर्थ आता है ओवरऑल इम्पैक्ट, यानी कि समग्र प्रभाव के बारे में। तो जेंडर इक्वालिटी इज नॉट लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग राइट्स अलोन बट एक्सटेंड द इंश्योरिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि स्टूडेंट जो जेंडर समानता है वो केवल अधिकार प्रदान करने तक ही सीमित नहीं बल्कि समान जिम्मेदारी और अवसर भी हमें देता है, जिससे कि जो समाज है उसमें न्याय, विकास और लोकतांत्रिक मूल्य भी सुदृढ़ होते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा जेंडर समानता। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल का अर्थ क्या है स्टूडेंट, आप उसको भी समझिएगा। तो ये हमारा एक नारीवादी नारा है कि निजी भी राजनीति के है, इसका मतलब है। तो स्टूडेंट इसका मतलब है घरेलू हिंसा, असमान गृह कार्य, देखभाल का बोझ। तो ये सब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं। तो स्टूडेंट नारीवादी सिद्धांत क्यों जरूरी है? क्योंकि यह अदृश्य श्रम को पहचान देता है, सत्ता संरचनाओं पर सवाल उठाता है और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाता है। तो बिना जेंडर असमानता के जो लोकतंत्र है वो भी अधूरा माना जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा जेंडर समानता का अर्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी हाईलाइट्स इनइक्वालिटीज बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, यानी कि जो हमारा नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत है वो निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच जो कृत्रिम दीवारी है उनको तोड़ता है। और जेंडर समानता का अर्थ है केवल अधिकार देना नहीं बल्कि समान जिम्मेदारी और समान अवसर देना। तो इसीलिए जो हमारा नारीवादी दृष्टिकोण न्यायपूर्ण, समान और सशक्त समाज के निर्माण के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक माने जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है डिस्कस नोजिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि नोजिक के न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अथवा करके पूछा गया या और करके पूछा गया क्राइटिकली एवेल्यूएट द लिबरलिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के मुक्तिवादी विचार की आलोचनात्मक मूल्यांकन हमें करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट हम देखेंगे अमोंग द वेरियस थ्योरीज ऑफ जस्टिस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट नोजिक होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि स्टूडेंट जो न्याय के विभिन्न सिद्धांत है उसमें रॉबर्ट नोजिक का जो योगदान है वो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप मान लीजिएगा आपने मेहनत से पढ़ाई की, ईमानदारी से काम किया और अपनी कमाई से एक घर खरीदा, तो अब सरकार कहे इनमें से आधा दूसरों को दे दो, तो स्टूडेंट सवाल उठता है क्या वह न्याय है या आपकी स्वतंत्रता पर हमला। तो यहीं पर शुरू होता है हमारा रॉबर्ट नोजिक जी का न्याय का सिद्धांत। तो जो रॉबर्ट नोजिक है वे आधुनिक राजनीतिक दर्शन के प्रमुख मुक्तिवादी विचारक थे। तो उनका जो दृष्टिकोण है वो था मुक्तिवादी, जिसका उद्देश्य था व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करना। तो उनका मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार सबसे ऊपर है। तो उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है न्याय का अर्थ है वैध स्वामित्व। तो स्टूडेंट जो उनका ये कथन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनका जो न्याय का सिद्धांत है वो रोल्स के सामाजिक न्याय से थोड़ा अलग है, क्योंकि असमानताओं के नीतिक्रम पर नहीं व्यक्तिगत अधिकार और न्याय संगत स्वामित्व पर
नोजिक का न्याय सिद्धांत जोड़ देता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग के बारे में। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नोजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी कि नोजिक के न्याय के सिद्धांत के बारे में। तो नोजिक का जो सिद्धांत है वो तीन मूल सिद्धांतों पर आधारित है। तो चलिए वे तीन मूल सिद्धांत कौन कौन से है। तो सबसे पहला था थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्वामित्व और वितरण का सिद्धांत। तो प्रॉपर्टी दैट एन इंडिविजुअल हैज एक्वायर्ड जस्टिस इज द लेजिटिमेट राइट यानी कि जो संपत्ति है स्टूडेंट, जो व्यक्ति है उसको जो संपत्ति न्यायपूर्वक अर्जित हुई है वो उसका वैध अधिकार है। तो अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी और नियमों के अनुसार संपत्ति अर्जित करता है तो न्यायपूर्ण होगी। तो संपत्ति का वितरण केवल स्वेच्छा और न्यायपूर्ण लेन देन पर आधारित होना चाहिए। तो मेहनत से कमाया गया पैसा पूरी तरीके से व्यक्ति का एक अधिकार है। सेकंड हमारा आता है जस्ट ट्रांसफर यानी कि न्यायपूर्ण हस्तांतरण। तो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज जस्ट व्हेन इट इज डन वॉलेंट्री एंड विद कंसेंट यानी कि अगर संपत्ति स्वेच्छा से यानी कि जो बिना धोखा या किसी भी तरीके से बलपूर्वक ली जाती है तो स्टूडेंट वो भी हमारे न्यायपूर्ण नहीं होगी। तो ये भी हमारा एक न्यायपूर्ण हस्तांतरण हो गया। जैसे कि आप देखें उदाहरण उपहार देना हो गया या खरीद फरोख्त हो गया या कोई दान देना हो गया। थर्ड हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड लिबर्टी यानी कि न्याय और स्वतंत्रता का संबंध। तो अकॉर्डिंग टू नोजिक एंड इंडिविजुअल लिबर्टी कैन बी प्रोटेक्टेड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट आर सिक्योर यानी कि अगर अतीत में जो संपत्ति चोरी या धोखा या बल से ली गई हो तो उसका जो सुधार है वो भी जरूरी होता है। तो राज्य का मुख्य कार्य केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना नहीं बल्कि समाज के बीच संपत्ति का समान वितरण करना भी है। तो यही था हमारा नैजिक के न्याय का सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्राइटिकल एवल्यूएशन ऑफ द लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव यानी कि मुक्तिवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो चलिए आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यानी कि सकारात्मक पहलू। तो इट रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी एंड ओवनशिप यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वामित्व है उनका सम्मान ये करता है। तो व्यक्ति के प्रयास और योग्यता का न्याय करता है, साथ ही राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करके स्वतंत्रता देता है। तो ये तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट था। निगेटिव एस्पेक्ट्स की अगर बात करें इट डज नॉट इक्वेटली एड्रेस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसको संबोधित नहीं करता है और जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए सुनिश्चित सुरक्षा नहीं करता है। तो न्याय केवल संपत्ति और व्यक्तिगत अधिकारों तक ही सीमित रह जाती है। तो कोर क्रिटिज्म ये अगर मूल आलोचना देखे तो मुक्तिवादी दृष्टिकोण में सामाजिक न्याय और समान अवसर का जो महत्व है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन केवल संपत्ति और स्वतंत्रता पर आधारित न्याय समाज में व्यापक न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाता। तो यही था हमारा मुक्तिवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं नोजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी प्रॉपर्टी जस्ट ट्रांजैक्शन यानी कि स्टूडेंट जो रॉबर्ट नाजिक का न्याय का सिद्धांत है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को न्याय का आधार मानता है। तो ये जो दृष्टिकोण है ये मुक्तिवादी है और राज्य के हस्तक्षेप को कम करता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह सामाजिक न्याय को पूरी तरीके से संबोधित नहीं करता। तो इसीलिए जो नोजिक का न्याय का सिद्धांत है वो स्वतंत्रता की रक्षा में मजबूत है, लेकिन समानता और कल्याण के लिए अन्य सिद्धांतों के साथ संतुलन उसमें आवश्यक है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कैन सेंसरशिप बी जस्टिफाइड इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, गिव रीजंस यानी कि सेंसरशिप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित क्यों ठहराया गया है, इसके कारण हमें बताने हैं। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया डू यू बिलीव दैट कंप्रोमाइज कैन बी मेड ऑन द बाउंड्रीज बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट यानी कि सार्वजनिक और निजी के बीच की सीमाओं पर समझौता किया जा सकता है। क्या आप इस बात को मानते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द फंडामेंटल बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज लिबर्टी एंड सिविल राइट्स अमंग विच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि जो लोकतंत्र का मूल आधार है वो स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार
जिसमें कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सोचिए आप सोशल मीडिया पर अपनी राय रखती है, लेकिन अगली सुबह वह पोस्ट हटा दी जाती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या समाज की सुरक्षा के लिए था या आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला। तो यही सवाल हमें लेकर आता है लोकतंत्र में सेंसरशिप की बहस को लेकर। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बावजूद भी कभी कभी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से उसको सीमित करना पड़ता है। तो इसी में जो हमारी सेंसरशिप और सार्वजनिक निजी जीवन की सीमाएं है वो एक चर्चा का विषय बन जाता है, जिसका उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच में संतुलन बनाए रखना। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसरशिप इन डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में सेंसरशिप को लेकर। तो लोकतंत्र में सेंसरशिप में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट, तो सकारात्मक पक्ष स्टूडेंट यही है कि अगर जो सेंसरशिप होगी वो नहीं होगी तो लोग जो होंगे वे एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा भ्रम फैलाने लगेंगे, फेक न्यूज़ फैलाने लगेंगे। तो इसीलिए जो सेंसरशिप है वो समाज में अश्लीलता, हिंसा और भ्रम को रोकती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए भी जो सेंसरशिप है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देखिए बच्चों के लिए अनुचित सामग्री पर प्रतिबंध, तो ये हमारे सेंसरशिप का ये एक उदाहरण है। तो ये तो हमारा सकारात्मक पक्ष था। अब हम इसके नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करें तो अनलिमिटेड सेंसरशिप वायलेट्स फ्रीडम एंड गोइज अगेंस्ट द बेस स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर जो सेंसरशिप है उसका अधिक उपयोग किया जाएगा तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन होता है। तो सरकार द्वारा सेंसरशिप का दुरुपयोग राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए भी किया जाता है। ये हमारा एक नकारात्मक पक्ष हो गया। तो इसीलिए दोनों के बीच में बैलेंस यानी कि संतुलन की आवश्यकता है। तो सेंसरशिप केवल न्यायिक और संवैधानिक ढांचे के भीतर मान्य है। तो नागरिकों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा है उसके बीच में इसका संतुलन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यही था हमारा लोकतंत्र में सेंसरशिप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बाउंड्रीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, यानी कि सार्वजनिक और निजी जीवन की सीमाएं को लेकर। तो सबसे पहले पब्लिक लाइफ यानी कि सार्वजनिक जीवन की बात करें तो इसमें हमारे राजनीति, शिक्षा और रोजगार आते हैं। तो सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। सेकंड आता प्राइवेट लाइफ यानी कि निजी जीवन, तो इसमें परिवार, व्यक्तिगत विश्वास आदि आते हैं। तो राज्य समाज को केवल गंभीर उल्लंघनों की स्थिति में ही इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। थर्ड आता नीड फॉर कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता की आवश्यकता। तो कभी कभी सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच भी समझौता करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल अगर आप देखें स्वास्थ्य संकट, राष्ट्रीय सुरक्षा या सामूहिक हितों के मामले में ये सीमित हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो नारीवादी दृष्टिकोण से जो निजी और सार्वजनिक जीवन है उनके बीच में असमानता महिलाओं की स्वतंत्रता पर असर डालती है। तो ये था सार्वजनिक और निजी जीवन की सीमाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंसरशिप है वो एक सीमित, एक नए ढांचा ही मानी जाती है। तो असीमित जो सेंसरशिप होगी वो लोकतंत्र और स्वतंत्रता का हनन करेगी। तो सार्वजनिक और निजी के बीच में जो संतुलन है वो जरूरी है ताकि जो व्यक्तिगत अधिकार है वो सुरक्षित हो सके और समाज का हित भी हो सके। तो इसीलिए स्टूडेंट लोकतंत्र में संतुलित सेंसरशिप और समझौता दोनों ही जरूरी है ताकि स्वतंत्रता और सुरक्षा का जो सामंजस्य है वो बना रहे। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है राइट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट जो हमारा ये क्वेश्चन है ये आपका डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है। तो आपसे कोई भी एक इसी तरीके से कुछ टॉपिक्स दे दिए जाएंगे तो उन पर आपको टिप्पणी लिखनी होती है। तो चलिए स्टूडेंट इसी तरीके से हम हमारा जो आंसर नंबर 10 है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का मानक उपागम। तो द नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी फोकस ऑन हाउ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ought टू बी, यानी कि ये हमारा इस बात पर केंद्रित है कि राजनीति समाज कैसा होना चाहिए। तो इसका जो उद्देश्य है वो है राजनीतिक घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता को निर्धारित करना। तो ये जो उपागम है ये हमारा मूल्य आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो कि निर्माण और समाज सुधार में भी मार्गदर्शन करता है। तो आप जैसे देखें रोल्स का न्याय सिद्धांत
समाज में आदर, समानता और अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में विचार करता है। तो यही था हमारा राजनीतिक सिद्धांत का मानके उपागम। इसके बाद सेकंड हमारा आता है निगेटिव लिबर्टी यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता। तो निगेटिव लिबर्टी मींस फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड इंटरफेस, यानी कि इसका अर्थ है भारी बाधा और रोक टोक से मुक्ति। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति को भारी हस्तक्षेप से मुक्ति का एक साधन है, तो व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अधिकार देना बिना किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा दबाव डाले, तो यही हमारे एक नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो इसके कुछ उदाहरण है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, धर्म चुनने की स्वतंत्रता, राइट टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम इलेक्शन। तो स्टूडेंट, ये जो स्वतंत्रता है ये व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है और लोकतंत्र का मूल आधार भी मानी जाती है। तो यही थी हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता। इसके बाद थर्ड हमारी आती है इक्वालिटी टू ऑफ आउटकम, यानी कि परिणाम की स्वतंत्रता। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम मींस दैट ऑल इंडिविजुअल शुड हैव नियरली इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड अचीवमेंट्स, यानी कि इसका अर्थ है सभी व्यक्तियों के जीवन स्तर और उपलब्धि लगभग समान करनी, ताकि समाज में अत्यधिक असमानता और विभाजन को कम किया जा सके। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का समान वितरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बराबरी। इसके बाद अगर हम इसकी कुछ आलोचना या क्रिटिज्म करें, तो केवल परिणाम पर ध्यान देने से व्यक्तिगत प्रयास और योग्यता की भूमिका भी कम हो सकती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा आलोचना, तो जिसके साथ ही हमारी जो परिणाम की समानता है वो भी खत्म होती है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 10, जिसके साथ ही हमारे जो हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है वे भी कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट, जो ये आपके 10 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लक्की विनर्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपोर्टेंट लेक्चर एंड गिव अवे विनर्स। तो टिल देन, स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।